वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ढांचा कहानी आशापूर्ण देवी। केशव राय को सबसे पहले यह खबर नीलकंठ से मिली। इसे सुनकर वे हैरान रह गए। हाँ, यह सही है कि इस सुनकर वे पहली बार कोई नाराज नहीं हुए थे। अचरज में अवश्य ही पड़ गए थे। अपनी नई घरवाली की हेठी देखकर उन्हें जैसी हैरानी हुई थी उसे वह झेल नहीं पा रहे थे और उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लेकिन बाद में गुस्से में आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने चीखते हुए कहा था, अच्छा, तो वो हरामजादी अपने काले और कुबड़े भाई के भरोसे कोर्ट कचहरी के खंदक में कूद रही है। ठीक है, मैं भी उसे बता दूंगा कि मैं भी कोई एरा गैरा नहीं, राघव राय का जना केशव राय हूँ। केशव राय ने जिसे हरामजादी की मर्यादित उपाधि दी थी, वह उनकी नई पत्नी भले में ही दर्ज हो, कानूनी तौर पर वह केशव राय के लिए एक आदरणीय महिला थी। वह केशव राय के पिता राघव राय की दूसरी पत्नी थी। नाम था कदम। बात यह थी कि अपनी वृद्धावस्था में राघव राय अपनी किसी पौत्री के विवाह में अपने एक मित्र के यहाँ आमंत्रित थे। माँ बाप के मर जाने के कारण और कंधे पर अपनी एक अनाथ भतीजी के बोझ को संभाल न पाने के कारण राघव राय ने उस लड़की से शादी कर ली थी। इस तरह घर वालों को कुछ बताए बिना उसे घर लिवा लाए। अपनी पत्नी के मर जाने के लगभग 18 साल बाद उनके विधुर जीवन के एडपिन की यह शुरुआत भर थी। उनके बेटे केशव राय के भी तब 4-5 बच्चे हो चुके थे। केशव के मुकाबले कदम कोई 15 साल छोटी थी। यह विवाह सचमुच बड़ा ही अटपटा और विचित्र सा था। बाद में यह भी सू ना गया कि कदम का बाप राघव राय के घराने से कुल गोत्र में निचले स्तर का था। और यही वजह थी कि केशव राय अपने बाप की बदभस को कभी भी ऊंची निगाह से नहीं देख पाते थे। उनके पिता माधव राय गांव कस्बे के एक छोर पर रहने वाली और गाने बजाने वाली स्त्रियों को जिस तरह तफरी की नजर से देखा करते थे, केशव राय के दिल में कदम की औकात लगभग वैसी ही थी। लेकिन मुश्किल तब हुई थी जब राघव राय ने उसे घर के अंतःपुर में ला बिठाया। इस बात से केशव राय और चिढ़ गए थे। उनके मन में इस औरत के प्रति घृणा का भाव और भी बढ़ गया। बहुत संभव था कि बात यहाँ तक नहीं बढ़ती अगर कदम विनम्र और सरल स्वभाव की होती। अपनी उड़ान के दौरान इस सले को पाकर या अपनाकर मन ही मन इस कुंठा से शर्मिंदा होती रहती कि उसने यहाँ अंधकार प्रवेश किया है, या फिर केशव की पत्नी को सास की तरह सम्मान दिया होता, तो संभव है देर अबेर केशव राय का भी मन पिघल जाता। लेकिन बात इसके ठीक उल्टी होती चली गई। कदम ने लगातार 25 वर्षों तक मामा के घर अपमान का घूंट चुपचाप पीते हैं वहां का खाना गले के नीचे उतारा था। कभी तो उसका दिन भी आएगा, और तभी तो वह 5-5 ना पोते वाले बूढ़े के एक बार कहते ही उसके साथ शादी करने को राजी हो गई थी। कभी तो वह सारा कच प्राप्त कर सकेगी। मामी ने भी अपनी भांजी को उसके पति के घर विदा करते हुए गहने और कपड़े जैसी बेकार की चीजें न देकर 2-4 तरह का भारी भरकम उपदेश भर दिया था और अपनी जान छुड़ाई थी। उन्हीं उपदेशों को माता अष्टमंगला का आशीर्वाद मानकर कदम पति के घर की नौकरानी, महाराजन और यहाँ के टुकड़े पर पलने वाली स्त्रियों पर दया का भाव दिखाती हुई कहा करती थी, अरे तुम लोगों ने यह नई बहू की क्या रट लगा रखी है। मैं इस घर की बहू थोड़े ना हूँ, तो फिर तुम्हें नई बहू रानी कहूँ? महाराजन ने घबराकर पूछा था। अरे बहू बहू कहकर बुलाने की जरूरत भी क्या है? मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ बहुत दिनों से हो। केशव की मामा ने बाबू की पहली घरवाली को क्या कहा करते थे? महाराजन की आंखें फटी रह गई थी। उसने बताया, उन्हें तो सभी मालकिन माँ कहा करते थे। ठीक है, मुझे भी तुम लोग नई गिन्नी गृहिणी माँ या मालकिन माँ कहकर ही बुलाना। कहना ना होगा। यह दिलचस्प मामला धीरे धीरे बेहद दिलचस्प हो गया और सबकी जुबान पर इसकी चर्चा रहने लगी। इसके बाद मजाक ही मजाक में सही, नई मालकिन का संबोधन उसके लिए रूढ़ हो गया। बात यह थी कि एकदम सामने पड़ जाने पर ही माँ शब्द जोड़कर लोग उसे पुकार लेते थे। वैसे नहीं, लेकिन न कदम ने भी इस बात की बहुत परवाह नहीं की। उसने बिना किसी परेशानी या दुराव के केशव को केशव और उसकी पत्नी को बहुरानी कहकर अपनी पद मर्यादा को बनाए रखा। केशव ने अपने जीते जी कदम के साथ सीधे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अपनी उम्र से 5-7 साल छोटी सास को केशव की पत्नी ने एक दिन टोका था, वे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, उनका नाम लेते लाज नहीं आती तुम्हें? कदम ने मुंह बिचकाकर जवाब दिया था, इसमें लाज किस बात की? जब इतने बड़े आदमी के बाप के कान पकड़कर उठाती बिठाती हूँ तो उसके बेटे का नाम लेने में काहे की शर्म? इस जवाब को सुनकर बहुरानी के कान लाज से दिप उठे थे, जिसे छिपाने के लिए वह वहां से भाग खड़ी हुई थी। यहाँ इस बात का हवाला देना जरूरी नहीं है कि भंडार घर की चाबी को अपने आंचल से बांध लेने में कदम को कोई खास देर नहीं हुई। उसके आचरण को देखकर किसी की समझ में भी आ सकता था कि वह तमाम हथियार
से लैस होकर लड़ाई के मैदान में उतरी है। और इन सारी बातों को भी 7-8 साल बीत गए। अब तो और भी बुरा हाल है। राघव राय को गुजरे भी 2 साल बीत चुके हैं। इसी के साथ कदम का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया था। केशव की घरवाली अपने छिने हुए गौरव को प्राप्त करने में लग गई थी। केशव भी यही सोचने लगे थे कि कदम को उसके 5 साल के बेटे के साथ उसके ममेरे भाई के पास भेज दिया जाए और हर महीने खाने पीने का कोई इंतजाम कर दिया जाए। ठीक ऐसी ही घड़ी में यह खबर उसके कानों में पड़ी थी, जिसे सुनकर उसके तन में आग सी लग गई थी, मानो बिच्छू ने काट खाया हो। अपने नाबालिग बेटे के हक में कदम ने जमीन जायदाद का मामला उठाया था। केशव राय के साथ रुपये में 8 आने का हिस्सा पाने के लिए। 8 आना हिस्सा उस लड़के के लिए जिसकी नाक बहती रहती है, पेट में जोक है, हाथ में कड़ा है, गले में बाघ का नाखून जड़ा है। केशव राय तो यह सुनते ही आग बबूला हो उठे। बोले, ठीक है, मैंने तो सोचा था कि हर महीने सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अब तो 1 पैसा नहीं दूंगा। जरा मैं भी तो देखूं गिन्नी की औकात। मैं कचहरी में यह साबित कर दूंगा कि राघव राय ने उससे कभी कोई विवाह किया ही नहीं था। बड़ी आई रखेल कहीं की। इस वंश में उस बात का कोई गवाह है? कोई पुरोहित गया था वहां? कोई देखा सुनी हुई थी? कुछ भी नहीं। और यह लड़का राघव राय की अवैध नाजायज संतान है। केशव राय की घरवाली ने आंखें चौड़ी कर पूछा, और इस घर में इतने सालों तक नई गिन्नी रहकर गई है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? केशव राय ने उसके सवाल को अनदेखी करते हुए बोले, आ दूर, तुम भी क्या कह रही हो? मर्द का बच्चा जिंदा रहता है तो ऐसी ढेर सारी कारस्तानी करता रहता है। लोग हाड़ी बागदी की छोरियां लाकर घर में डाल लेते हैं। यह तो फिर भी ब्राह्मण थी, और हर कोई तुम्हार पति की तरह बेदाग चांद तो होता भी नहीं। इस निष्कलंक चांद की महिमा सुनकर घरवाली और बिछल गई और कृतार्थ भाव से बोली, हाँ, सो तो है, लेकिन क्या अदालत में ही यह फैसला होगा कि उसका सचमुच हम पर कोई दावा नहीं है? और नहीं तो क्या, ब्राह्मण होने पर भी वे लोग किस पांत के ब्राह्मण हैं? कर्मकांडी आचार्य ब्राह्मण, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लो, इतनी बड़ी गवाही तो मेरे ही हाथ में है। इसके अलावा सारे गांव के लोग गवाह हैं, मेरे साथ हैं। केशव राय का घराना पिछली 7 पीढ़ियों से मामला मुकदमेबाज रहा है, और यही वजह थी कि कदम की आसमान से टकरा जाने वाली हेठी से केशव राय के तन बदन में आग लग गई थी। उन्हें कोई डर वर नहीं था, लेकिन वक्त बदल गया है। कहते हैं, कानून भी अब कमजोरों का ही पक्ष लेता है। धीरे धीरे यह भी जान पड़ा कि केशव राय मामले की जितनी अनदेखी कर रहे थे और उसे जितना रफा दफा करना चाह रहे थे, बात बन नहीं पा रही थी। केस भी आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा होता गया और इससे जुड़ी चीजें बद से बदतर होती चली गई। इधर कदम का ममेरा भाई, उसका साला और उसका बहनोई किसी नाते रिश्तेदार की तरह इस गृहस्थी में आकर शामिल हो गए। इस युवक ने अभी अभी कानून की पढ़ाई पूरी की थी और वकालत शुरू की थी। अपनी तैयारी, उत्साह, हर काम में तेजी और मुस्तैदी से इस पक्ष की आंखों में वे बुरी तरह चुभते रहने लगे थे। घर का बंटवारा तो तब भी नहीं हुआ था, लेकिन राघव राय के मरते मरते चूल्हे चौके अलग हो गए थे। साथ ही खिड़की और दरवाजे की सहायता से ही दोनों फरीक के बीच ऊंची दीवार खींचने का काम, जहां तक संभव था, लिया जा रहा था। आजकल कचहरी से आते ही केशव राय बिछावन पर लुक जाया करते थे। इस गर्मी से वहां जाते आते उनके सिर में दर्द हो जाया करता था। हाँ जी, आज क्या क्या हुआ? घरवाली छूटते ही पूछती। वह सब तुम नहीं समझोगी, केशव राय गंभीर स्वर में कहते। कम से कम हार जीत के बारे में तो जान सकती हूँ। आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, जब तक अंतिम तौर पर फैसला नहीं हो जाता, यह सब कोई नहीं जान पाता। एक नया जज आया है, धर्म का अवतार बनता है साला, बस इसी बात का डर है। और अगर वह कंगला हरामजादा खून की उल्टी करके मर मरा जाए तो हर तरफ से बात बन जाए। इतना कहते कहते केशव राय उठ जाते हैं। कहना ना होगा, यह कंगला और हरामजादा और कोई नहीं, कदम का 5 साल का बेटा माणिक लाल है। माणिक केशव राय के पूज्य पिताजी का पुत्र है, लेकिन उसका जिक्र जब कभी भी आ जाता है, केशव राय उक्त दोनों सभ्य और विशिष्ट विशेष अणा के सिवा और किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। और अगर बात कदम की हो रही हो तो वे इन दोनों शब्दों को ही स्त्रीलिंग में बदल दिया करते थे। बस उन दोनों के बारे में इन खूबसूरत गालियों के सिवा उनके होठों पर और कोई शब्द कभी आते भी नहीं थे। केशव राय की पत्नी, जो ढेर सारे बेटे बेटियों की मां भी थी, मन ही मन सिहर उठी थी। यह सब सुनते सुनते उसके होठों पर पाठ पाठ अनायास ही आ गया था। उसके बाद थोड़ी उठाकर बोली, मामले की हार जीत के साथ यह मरने मारने की बात क्यों है? क्यों है?
है। तुम यह सब नहीं समझोगी। यह सब तुम्हारे मैके की ठिठोली नहीं है। कचहरी और कटघरे में खड़े होकर तुम्हें अपना ऊंचा सिर नीचे भी नहीं करना है। केशव राय तमक कर बोलते, लेकिन तुम तो कह रहे थे उनको कुछ लेना देना नहीं है। अरे एक बार कह दिया ना। नहीं। और केशव राय आंखें लाल किए घर के आंगन में टहलने लगते। तो वे वकील और बैरिस्टर न्याय अन्याय के बारे में कुछ नहीं समझते बूझते। नहीं, नहीं समझते बूझते। साले, केशव राय जैसे फट पड़ते, जिस बात को समझती नहीं हो उसमें अपनी टांग मत घुसेड़ो। अब यही सोचकर अफसोस होता है कि जब वह छोरा कंगला पैदा हुआ था तब उस हरामखोर बुढ़िया धाय से कह सुनकर और उससे नमक चटवाकर मैंने मरवा क्यों नहीं डाला। फिर भी जब तक सांस तब तक आस। बात चाहे रोग बुलाई की हो या मुकदमे की। रोगी की हालत बिगड़ जाने पर लोग दूर दराज से डॉक्टर बुलाने को दौड़ते हैं और केस बिगड़ जाता है तो उसकी पैरवी के लिए दूर दूर से वकील और बैरिस्टर बुलाए जाते हैं। इसी तरह जब कस्बे के वकील से काम नहीं चला तो केशव राय ने कलकत्ता से एक वकील बुलाने की मन में ठान ली। लेकिन उन्हें कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर पाया। कदम के साथ राघव राय का विवाह वैध साबित हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि इस अबला विधवा और नाबालिग बच्चे के मामले में अदालत का रवैया 100% सहानुभूतिपूर्ण है। अदालती सहानुभूति बटोर लेने में कदम की ओर से जरा सी भी कोताही नहीं हुई। अदालत में हाजिर होने के दिन वह सोडा लेकर अपने सिर के बाल धोती, कोई मटमैली सी साड़ी पहनती और चेहरे का हाव भाव जहां तक संभव था इतना कातर और दयनीय बना लेती थी कि फिर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब तक सांस आस वाली कहावत के मुताबिक ही केशव राय यह एक बड़े कानूनी सलाहकार की सलाह लेने गए थे। 1:30 बजे वाली गाड़ी से वापस लौटे। उनका जी बुरी तरह खट्टा था। इधर सुबह से ही टिपर टिपर बारिश हो रही थी और आकाश बादलों से भरा था। स्टेशन पर उतरे तो पा या कि बारिश और तेज हो गई है। आसमान वैसा ही भरा पूरा था। उन्होंने यह बताया नहीं था कि किस ट्रेन से लौटेंगे, इसलिए स्टेशन पर गाड़ी का कोई इंतजाम न था। उन्होंने सोचा घर कोई खास दूर नहीं है, भाड़े पर गाड़ी नहीं लेंगे, पैदल ही चले जाएंगे। उन्हें इस घड़ी किसी की बात न तो अच्छी लग रही थी और न किसी के बारे में वह कुछ कहना सुनना ही चाहते थे। सामने वाली आम सड़क छोड़कर वह घोष घराने की तालाब की साथ वाली पग डंडी पर से चलने लगे। इसलिए नहीं कि यह रास्ता कहीं छोटा था बल्कि सूना था। अपनी ही धन में चले जा रहे थे वह। अचानक उनकी नजर सामने पड़ी और वह हैरान रह गए। तालाब के एकदम पास ही कौन घूम रहा है इस समय? गोपला तो नहीं? हाँ वही तो है। यह तो अजीब बात है। इन लोगों ने आखिर क्या समझ रखा है? और आज के दिन अपने बेटे को छोड़कर किस इत्मीनान के साथ बैठी है? इन लोगों से उनका मतलब था केशव की घरवाली गोपला या गोपाल केशव का छोटा लड़का था। वह घर से यहाँ तक चलकर आखिर आया कैसे? केशव तेजी से आगे बढ़ाए बच्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके पास आते ही वह ठहर गए और एक अजीब तरह की विरक्ति और खींच भरी सिहरन से उनकी देह लरजने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ढेर सारा केचुआ देख लिया हो। वह गोपाल नहीं था, मानिक था। मानिक आंधी में पेड़ से गिरी कच्ची इमली बीन रहा था, आसपास से गुजरने वालों से पूरी तरह बेखबर। इस घृणा भरी सिहरन के साथ ही केशव राय के तन मन में आक्रोश की आग भी धधक उठी थी। यही यही तो उनके मुकाबले खड़ा है। सारी जमीन जायदाद का आधा दावेदार, उनके पिछले जन्म का दुश्मन। उन्हें याद आया कि पिछले कई दिनों से उन्होंने उसे देखा नहीं है। दूसरे शब्दों में, देखना नहीं चाहते। कदम अपने बेटे को अपने सबसे बड़े दुश्मन की बुरी निगाह से बचाकर रखना चाहती थी और सहमी रहती थी। उन्हें लगा कि उनके कलकत्ता जाने की खबर उस पक्ष को मिल गई थी, इसीलिए मालिक को घूमने की छूट मिली हुई थी। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी था। मुकदमा जीतने की मनौती मांगने के लिए कदम मां आनंदमयी के आश्रम में फल फूल चढ़ाने और होम चढ़ाने गई थी। अगर 3 दिन और 3 रात तक लगातार उस होम की आग को जलाया रखा जा सका तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि जीत उसकी ही होगी। केशव राय को इन सारी बातों की खबर नहीं थी। उन्होंने तो बस इतना ही देखा कि वह लड़का पता नहीं कैसे अपनी मां की घेरेबंदी से छिटक कर यहां तक आ गया है। गीली बहती नाक, पेट में जोक, बांह पर तावीज और गले में बघनखा। अचानक केशव राय के मन में एक खूंखार हिंसरा भाव पैदा हुआ। प्रतिशोध की यह आग गैर कानूनी, सभ्यता विरोधी और मानवता के सर्वथा विपरीत थी। गले में बघनखा डाले उसकी गौरैया जैसी गर्दन को अपने नाखूनी पंजों से दबोच लेने की एक अजीब सी हवस उठी थी उनके मन में। बस आधे मिनट का ही तो काम था, सिर्फ 30 सेकंड में उसका सबसे बड़ा शत्रु ढेर हो जाएगा। केशव राय ने चारों तरफ देखा।
बदली घिरी दोपहरिया और तेज चलती हवा ने गांव जवार के लोगों को घर के अंदर बैठे रहने को मजबूर कर दिया था। आस पास किसी आदमी की छाया तक नहीं थी। वह रास्ता वैसे भी सुनसान पड़ा रहता था और आज तो यहाँ से वहां तक एकदम खाली पड़ा था। केशव के जबड़े किटकिटाकर तालू से चिपक गए। उसके हाथों के साथ 10 उंगलियों के नाखूनों में एक अजीब सी हरकत होने लगी। हथेलियों में मचल रही एक नामालूम वहशी ताकत धीरे धीरे पूरे तन बदन में फैल गई और उस बच्चे की घिनौनी देह को मोड़ मचोड़कर पोखर के कंजे पानी में फेंक देने को तड़प उठी। यही तो मौका था, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इस केंचुए को एक ही झटके में कुचलकर पोखर में फेंक दिया जाए और वह लौटती ट्रेन से कलकत्ता लौट जाए तो कैसा रहे। वहां किसी भरोसे के परिचित के यहाँ टिक जाए, यह बहान बनाकर कि काम बहुत ज्यादा है और निपटा कर ही जाना है। बस फिर क्या है, किला फतह। इस बात की तो बहुत से लोगों को खबर है कि वह सवेरे वाली गाड़ी से कहीं बाहर गए थे। दिन के 12 बजे तक तो वह वकील के यहाँ ही थे और सफाई में यही सबसे बड़ा सबूत होगा। शाम से अगली रात तक कहाँ थे, इस बात के लिए कोई चश्मदीद गवाह जुटा ले तो फिर तय है कि वह कृष्णगंगा में थे ही नहीं। अव्वल तो यह नौबत आएगी नहीं, और ऐसा हो भी तो केशव राय को भला इस मामले में कौन फंसा सकेगा। इस कंगले हरामजादे साले के टेंटुए की तरफ केशव राय ने खड़े होकर ध्यान से देखा। वह कच्ची इमली चूस रहा था। सबसे बेखबर केशव राय आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाए। इसके बाद घटित होने वाले सारे दृश्य एक एक कर उनके दिमाग में उभरने लगे। कलेजा पीटती हुई कदम बिलख रही है, बालों को नोच रही है। इसके बाद अपना मुंह लिए वह चुपचाप सिर झुकाए अपने ममेरे भाई के साथ गाड़ी पर बैठने को जा रही है। अगर वह नाबालिग लड़का ही आंखें मूंद ले तो वह अदालत में किसके लिए अपना दावा ठोकेगी। कदम का बझा और उतरा हुआ चेहरा, हार की बदौलत उसकी नीचे झकी हुई गर्दन की कल्पना कर केशव राय का जी बल्लियों उछलने लगा। वह चुपचाप आगे बढ़े, एक एक कदम नापकर और 4 कदम। लेकिन तभी जैसे बिजली के झटके के साथ उसके दिमाग में एक बात आ गई। गला दबाने पर उंगलियों के गहरे निशान, ये तो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन निशानों की बुनियाद पर ये साले पुलिस वाले हत्यारे को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। इससे तो अच्छा है कि इस पोखर के पानी में ठेल धकेल दिया जाए, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, पोखर के किनारे ही अभागा छोकरा खड़ा है, पीछे से हल्का सा धक्का लगाने की ही तो बात है। बस काम तमाम। चू तक नहीं होगी, और होगी भी तो कौन जान पाएगा। सब लोग यही कहेंगे कि असावधानी के चलते डूब मरा, और क्या, बस यही तो चाहिए। वाह, गजब हो गया। केशव राय आगे बढ़ते गए, नजदीक और नजदीक। उनकी सांसें तेज होती गईं, छाती जोर जोर से धड़कने लगी। किसे पता है कि किसी की जान लेने पर उतारू हत्यारे का चेहरा कैसा होता है। कोई नहीं जानता कि उस समय केशव राय की मुख मुद्रा कैसी हो चली थी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तब उनके होठों से कोई शब्द फूटा भी था या नहीं। अचानक मानिक पोखर की तरफ से मुंह फिराकर खड़ा हो गया, लेकिन सामने खड़ी यमराज की मूर्ति देखकर बुरी तरह डर गया और उसने पांव पीछे हटाना शुरू किया। 1-2 कदम हटाते हुए वह एकदम पोखर के धार तक चला आया था। सचमुच बड़े भैया को वह किसी यम राज की तरह ही देखता था और सहमा सहमा रहता था। और इधर केशव राय, उसके एक एक रोम में अजीब सा रोमांच था। किसी की हत्या के मामले में नहीं फंसना पड़ेगा। इस लड़के ने उनका काम और भी आसान कर दिया। बस 2-3 कदम और सिर्फ मुंह फाड़ कर आतंकित करने भर की ही तो बात है, फिर सारा खेल तमाम। नहीं, चीखने या धमकाने की भी जरूरत नहीं। क्या पता यह हवाई दुश्मन हो जाए। बस आंखें तरका देखने से ही का म हो जाएगा। केशव राय की गिर दृष्टि को देखते ही मानिक की सुध बोध वैसे ही गुम हो जाती है। यह सब जानी सुनी देखी बात है। अलाव की तरह सुलगती आंखें फाड़कर केशव और भी आगे बढ़ते आए, और मानिक भी एक एक कदम पीछे हटता गया। डरे से दिन भर की बारिश की वजह से कीचड़ भरे पोखर के किनारे की गीली माटी भर कर गिर पड़ी, और पलक झपकते केशव राय ने लड़के को एक झटके के साथ अपनी तरफ खींच लिया और उसके गाल पर एक चपत जमाते हुए उससे जोर से झिड़का। तू किस चूल्हे में कूद रहा था हरामजादे, मरना है क्या। अनुवाद रणजीत कुमार साहा। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।